गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशलॉजी के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशलॉजी के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत की। और दोनों के ही संदर्भ में हमने एक बहुत ही रीढ़ खंभ के रूप में जाना जाने वाला विषय समाजशास्त्र और समाजशास्त्र में लिए हमने समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। इसके लिए पहले बताया कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। फिर मैंने आपसे चर्चा की कि समाजशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में क्या क्या तर्क है। आज हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां हैं और उन आपत्तियों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ क्या मूल्यांकन है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। कुछ विचारकों की मान्यता है कि प्राकृतिक विज्ञानों का लक्ष्य कारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना है, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विज्ञानों का लक्ष्य अर्थ का निर्वचन करना या उसे समझना है। वे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, इसकी वैज्ञानिक प्रकृति पे आपत्ति उठाते हैं। उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियां इस प्रकार से है। पहली है वस्तुनिष्ठता या तटस्थता का अभाव। वस्तुनिष्ठता या तटस्थता का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन से है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क यह दिया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण यह दिया जाता है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है, वह स्वयं में भी इसमें भागीदार होता है, इनका एक अंग होता है। अतः इन सब के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में उसकी स्वयं की रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत विचार बाधक है। इस आपत्ति या आलोचना के खिलाफ अगर हम इसका तटस्थ रूप से मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि इतना सही है कि जितनी विषयिकता या तटस्थता प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। आज समाजशास्त्र में भी ऐसी पद्धतियों का विकास कर लिया गया है जिनकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधक बनने से रोका जा सकता है। सोशियोमेट्री विधि है। दूसरी आपत्ति है कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफ़ी जटिल है। एक ही सामाजिक प्रघटना अनेक कारकों से गठित होती है और उन सभी कारकों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्ष महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन है। समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहारों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे अनेक कारक होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को पृथक किया और प्रत्येक के सापेक्ष महत्व का पता लगाया जा सकता है। इस आपत्ति के खिलाफ जो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने वाले हैं उनका मूल्यांकन है कि जटिलता किसी भी अध्ययन वस्तु के विज्ञान कहलाने में बाधक नहीं है। यदि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए तथा वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए अध्ययन करे, कोई भी घटना या वस्तु उसी समय तक जटिल मालूम पड़ती है जब तक कि उसके संबंध में पूर्ण जानकारी या ज्ञान नहीं हो। एक विदेशी भाषा हमारे लिए बहुत जटिल हो सकती है यदि हमें उसके संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं है,
परंतु उसे सीख लेने और उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जटिलता दूर हो जाती है। समाजशास्त्र ज्ञान के विस्तार और इसके अध्ययन पद्धति एवं यंत्रों के विकास के साथ साथ सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी अपने आप दूर होती जा रही है। तीसरी आपत्ति है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, अर्थात ये बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में संयुक्त परिवार, जाति और धर्म का स्वरूप आज ठीक वैसा नहीं है जैसा वैदिक युग में था तथा आने वाले समय में भी इसमें परिवर्तन होंगे। अतः इनके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर इस आपत्ति का हम वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं यद्यपि ये बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, परंतु साथ ही यह भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के उपरांत भी जब उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता। चौथी आपत्ति है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एक रूपता या समानता का अभाव पाया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयाँ पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए हुई होती है। इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। अगर इस आपत्ति का हम वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि एक रूपता के अभाव के आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं किए जा सकने की बात अपने आप में तर्कहीन है। समाज में समानताएं और भिन्नताएं दोनों ही पाई जाती है, अतः यह कहना गलत है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता और एकरूपता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्री भी अन्य वैज्ञानिकों के समान वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। पांचवी आपत्ति जो समाजशास्त्र के विज्ञान नहीं होने के संदर्भ में लगाई जाती है वो यह है कि सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का कहना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, गुणात्मक है। अपनी इस प्रकृति के कारण ही सामाजिक घटनाओं को लंबाई, चौड़ाई या वजन के आधार पर नापा तोला नहीं जा सकता। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में नाप तोल संभव है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान एवं अवलोकन पर ही आधारित होते हैं, अतः उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। अगर हम इसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करें इस आपत्ति का तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध उपर्युक्त जो आरोप है वो सही नहीं है। सर्वप्रथम तो विज्ञान के लिए माप की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक सहायक तत्व है माप। तो फिर समाजशास्त्र ने भी अपनी ऐसी प्रविधियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से सामाजिक घटनाओं की माप काफी सीमा तक संभव है। छठवां आरोप यह है कि कार्य कारण संबंध का अभाव। वैज्ञानिक सदैव ये जानने में रुचि रखते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात वे घटना या कार्य के कारण जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी ज्ञान के विकास कहलाने के लिए उसमें कारणता संबंधी गुण का होना आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि किसी कार्य या घटना के पीछे क्या क्या कारण है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति ये उठाई जाती है कि इसमें कार्य कारण संबंध का अभाव पाया जाता है। अगर इस उपरोक्त आलोचना का हम वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि उपर्युक्त आरोप सही नहीं है। आज समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है। मैकाइवर और डर्खाइम आदि ने समाजशास्त्र में
सॉरी, मैकाइवर और डर्कहाइम आदि ने समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंध की खोज पर विशेष जोर दिया है। अगली आपत्ति यह है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक प्रमुख आरोप यह लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगशाला के अभाव में प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। अगर हम इस आलोचना का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि यह बात सही है कि अन्य भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र के पास कोई बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है। इसका यह अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। ग्लीन और ग्लीन अपने पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि प्रयोगशाला पद्धति सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है। समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की है कि उसे बंद कमरे या प्रयोगशाला में रखकर अध्ययन करना संभव नहीं है। किसी सन्यासी, डाकू और अपराधी का अध्ययन तो उसके चारों ओर की स्वाभाविक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, न कि किसी बंद कमरे में। ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज ही है। अगली और अंतिम जो समाजशास्त्र के ऊपर आपत्ति लगाई जाती है वो यह है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। सोशियोलॉजी इज इनकैपेबल ऑफ प्रेडिक्शन। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि ये भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है जिन्हें सभी समाजों और कालों में लागू किया जा सके। इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों ने नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। उदाहरण के रूप में अग्नि में हाथ देने पर वह जलेगा, इसी प्रकार पानी में कागज डालने पर वह गलेगा ही। यह बात सभी स्थानों और कालों के लिए सत्य है। समाजशास्त्र नियम में निश्चिततापूर्ण भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। अगर इस आलोचना का सही वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि भविष्यवाणी करने की सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों तक नहीं पाई जाती है। उन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए अनेक निष्कर्ष सत्य नहीं होते। कई भविष्यवाणियाँ गलत प्रमाणित होती है। उदाहरण के लिए मौसम विज्ञान द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ कई बार गलत होती है, फिर भी वह एक विज्ञान तो है ही। भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद जब कई विषयों को विज्ञान माना जा सकता है, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये थी समाजशास्त्र के खिलाफ आपत्तियाँ और उनके संदर्भ में समाज विद्वानों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। अब हम इसकी वास्तविक स्थिति पे अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितने निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। यदि हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति की बात करें, रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो हम पाते हैं रॉबर्ट बेरस्टेट ने दिया है कि वास्तविक प्रकृति क्या है। उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि एक प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि एक आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि एक व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि एक मूर्त विज्ञान। और समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष ज्ञान।
और अंतिम जो बात इसकी वास्तविक प्रकृति के संदर्भ में ब्रेस्टेट ने बताई है वो यह है कि समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यकृत, तार्किक, अनुभवात्मक तथा सामान्य विज्ञान है। ये आज हमने बात की विस्तार पूर्वक समाजशास्त्र की प्रकृति की। कल हम बात करेंगे समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी की। मित्रों, प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह मशवरा गुजारिश रहती है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट्स करें और आपके वे साथी, वे मित्र, वे क्लासमेट्स जिनके पास किन्हीं कारणों से ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक पहुंचाएं, उन्हें ग्रुप में जोड़ें, उनसे चर्चा करें कि वो इन वीडियोस को समय निकाल के देखें, समझें। कोई जिज्ञासा समस्या है तो हमें अवगत कराएं, अवश्य रूप से अवगत कराएं। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। सरकार द्वारा कोरोना के खिलाफ समय समय पर दी जा रही गाइडलाइंस की कठोरता से अनुपालना करें और अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।